हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, yesterday हमने AS 26 का फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज इंटेंजिबल असेट। हमने अभी तक जितना भी किया है वो सब कुछ आपको रिवाइज करो दो। मेजोरिटी ऑफ थियरी हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था। सबसे पहले मुझे आपको वो समझाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट। तो फ्रेंड्स, asset is nothing but asset means in the resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of an intangible asset? Intangible asset is nothing but any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services. जिस मोमेंट में मैंने बोला विच इज आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल मतलब विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट, कैपेबल टू एक्सचेंज। जब मैं बोल रहा हूँ नॉन मॉनेटरी असेट, नॉन मॉनेटरी असेट मतलब कुछ नहीं अदर देन मॉनेटरी एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 चार जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला, जहां पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। दूसरा, फाइनेंशियल असेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। द फोर्थ, दैट इज नथिंग बट अगर आपका कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विथ पॉलिसी होल्डर फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। पर यस, मुझे ये भी क्लैरिफिकेशन देना पड़े जब मैंने बोला कि आपका जहां पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसमें मैंने आपको चार एग्जांपल करवाए थे। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल है तो वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी डेफर्ड टैक्स असेट है तो वहां पे आपका AS 22 एप्लीकेबल होगा। कोई भी अगर गुडविल अराइज होता है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज तो वहां पे AS 14 एप्लीकेबल होगा। एंड अगर कोई भी गुडविल क्रिएट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन तो वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एप्लीकेबल होगा। आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सिखाए थे। दो कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। दोनों कंडीशन के बीच में एंड था। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ही आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। जब भी इंटेंजिबल असेट को अगर आप परचेस कर रहे हो तो कौन कौन सा चीज आप कैपिटलाइज करोगे? परचेस प्राइस, एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इंटेंजिबल अगर असेट को एक्सचेंज करो, सेम रूल AS 10 वाला फॉलो करना है। दैट इज नथिंग बट इफ एनी टू इंटेंजिबल असेट्स आर एक्सचेंज देन असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट fair value of asset given or a fair value of asset taken whichever is more clearly evident। अगर जब भी AS 10 एंड AS 26 का कॉम्बो है तो ध्यान रखना, अगर आपका स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को सेपरेट कैपिटलाइज करोगे। पर अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो हर एक को इंटेंजिबल असेट, पूरे पूरे असेट को इंटेंजिबल असेट की तरह ट्रीट करने का। एग्जांपल दो, टैली सॉफ्टवेयर है, उसमें साथ में CD होता है। वो CD का प्राइस इतना मटेरियल नहीं होता है, इसलिए पूरे पूरे प्राइस को हम इंटेंजिबल असेट ही मानते थे। पर अगर हमने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था कोई हार्ड डिस्क में तो दोनों का प्राइस अगर मटेरियल है तो हार्ड डिस्क हमारे लिए टेंजिबल असेट होगा, पर हमारे लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था वो हमारे लिए कौन सा असेट बनने वाला है? इंटेंजिबल असेट। उसके बाद मैंने बोला था अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट के लिए अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में जो सिखाया था वही रिकॉर्ड करने का। अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिले तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट आप नॉमिनल अमाउंट पर रिकॉर्ड करोगे। पर अगर कोई भी मॉनेटरी ग्रांट मिल रही है तो मॉनेटरी ग्रांट के लिए आपके पास दो चॉइस थी, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस कर दो, अगर वैसा नहीं करना है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था दैट इज नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मेन टॉपिक था। रिसर्च इज नथिंग बट द गेनिंग ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। रिसर्च फेज के पीछे जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ आप डेबिट कर दोगे P&L में, पर डेवलपमेंट फेज के पीछे आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ आप कैपिटलाइज कर सकते हो। पर आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट कब होगा वो पता कैसे चले? मैंने आपको चार कंडीशन बोला था। एक तो मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए, सेकंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, एंड फोर्थ आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इंटेंजिबल असेट में से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। ये चारों चार कंडीशन के बीच में एंड था। चारों चार कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपको डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा एंड जो भी खर्चा करो सब कुछ आप कैपिटलाइज कर सकते हो। पर यस, ध्यान रखना वहां पे मैक्सिमम कैपिटलाइज कितना कर सकते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो जितना, वरना ज्यादा कैपिटलाइज करोगे तो आपका क्या आ सकता है? इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपने उसके लिए कोई खर्चा किया है। अगर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस नहीं किया है, लाइक गुडविल, लाइक टाइटल, लाइक ब्रांड, लाइक कॉपीराइट, तो सिंपल अगर उसके लिए कोई एक्सपेंस नहीं किया है तो आप कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लास्ट में मैंने आपको यहां तक समझाया था। अब दो तीन छोटी छोटी चीज समझाना है, ध्यान से समझना। अगेन क्लैरिफिकेशन दे दो, ब्लैक इंक से जो भी लिखो आपको लिखना नहीं है। हमने अभी तक जो भी सीखा था ना
वो इंटेंजिबल असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन सीखा था। एंड यू नो वेरी वेल कि इनिशियल रिकॉग्निशन हम ऑलवेज कॉस्ट पर ही करते थे। क्लियर? अच्छा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं कि आप उसको इनिशियली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते थे। व्हाट अबाउट सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन? सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब व्हाट? एवरी बैलेंस शीट डेट पर आपको वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो चॉइस थी। आइदर असेट का कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू करो, अगर असेट को कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू नहीं करना है तो असेट का रिवैल्यूएशन करो। पर ये जो भी हुआ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हुआ। व्हाट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट? इंटेंजिबल असेट बोल रहा है असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पर होगा एंड सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन पर भी कॉस्ट पर ही होगा। मतलब सिंपल में बोल रहा हूं, रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट, रिपीट कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज नॉट परमिटेड। क्लियर? आप कभी भी इंटेंजिबल असेट का कभी भी रिवैल्यूएशन कर सकते नहीं हो। इंटेंजिबल असेट को ऑलवेज आपको कॉस्ट पर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये जो था वो मैंने आपको सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन समझाया। अब इंटेंजिबल असेट के पीछे अगर कोई भी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर करो तो क्या करने का? नॉर्मली सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू पीएनएल। बहुत एक नॉर्मल रूल है, असेट जब रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद जो भी खर्चा करो सब कुछ आपको कहां पे डेबिट कर देने का? पीएनएल। पर ड्यू टू दैट एक्सपेंस अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ इंक्रीज हो रहा है एंड अगर अर्निंग कैपेसिटी अगर आपका कुछ बढ़ रहा है, जस्ट अ मिनट, अर्निंग कैपेसिटी अगर आपका कुछ बढ़ रहा है तो वो एक्सपेंस को आप क्या कर सकते हो? कैपिटलाइज कर सकते हो। दोनों चीज अलग था। पहले जो आपको पढ़ाया वो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन था और ये जो है वो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब एवरी बैलेंस शीट डेट पर वो असेट को मेजर कैसे करने का। तो सब्सीक्वेंट मेजर रिकॉग्निशन मतलब हर एक असेट को कॉस्ट मॉडल पर ही कंटिन्यू करना पड़े। पर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब व्हाट? अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा पीएनएल में। बट यस, अगर उसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी में कुछ बढ़ने वाला है तो आप उसको क्या कर सकते हो? कैपिटलाइज कर सकते हो। आगे अगर कंटिन्यू करूं तो क्या होगा? आज का मेन टॉपिक मुझे समझाना है ना, दिस इज द वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और उसके बाद बहुत सारा सम करेंगे। अमोर्टाइजेशन। फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट का डेप्रिसिएशन होता है पर इंटेंजिबल असेट का अमोर्टाइजेशन होता है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अमोर्टाइजेशन? द अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ intangible asset over its useful life। क्लियर? हम इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान में हम सिस्टमेटिक अलोकेट कर देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है कि कोई भी इंटेंजिबल असेट का अमोर्टाइजेशन करना है वो कोई सिस्टमेटिक बेस पर करना है। एंड सिस्टमेटिक बेस मतलब व्हाट? तो उन लोगों ने बोला अगर आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में करो। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशियो अगर क्लियरली मेजरेबल नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हो। मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब व्हाट? तो क्या? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। 100 रुपए की इंटेंजिबल असेट है, 10 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, तो भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा आंसर होगा 10 रुपए। सर गलत कर रहे हो आप। 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 करो तो सर कहना इसे आंसर आना चाहिए 90। हाँ, पर यस, ये 10 रुपए की स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करने का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू तभी कंसीडर करने का अगर वो स्क्रैप वैल्यू आपके लिए गारंटीड है। अगर गारंटीड स्क्रैप वैल्यू है तो ही माइनस करने का, बाकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इंटेंजिबल असेट का कभी भी अमोर्टाइजेशन के टाइम कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। यूजफुल लाइफ ध्यान से समझना। एस 26 बोल रहा है कि कोई भी इंटेंजिबल असेट का मैक्सिमम यूजफुल लाइफ 10 साल हो सकता है। डाउट है, 10 साल हो सकता है मतलब मुझे 1 साल लेना है तो ले सकते हो, रीजन वर्ड यहां पे यूज किया था मैक्सिमम।
सर 4 साल लेना है, अलाउड, 8 साल अलाउड, 10 साल अलाउड, एग्जैक्ट 10 साल अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से कम लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट 10 साल से ज्यादा लेना है? AS26 बोल रहा है 10 से ज्यादा ले सकते हो अगर आपके पास क्लियर एविडेंस है। रीजनेबल एविडेंस ना चले, एक्सपेक्टेशन ना चले, वर्ड फोकस करना, क्या बोला है, क्लियर एविडेंस। एग्जांपल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोडाफोन को टेलीकॉम का बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस दिया, दैट लाइसेंस इज अ इंटेंजिबल असेट, एंड वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होगा। एंड वो लाइसेंस कितने साल तक दिया, तो क्या 15 साल तक दिया। तो यस ऑब्वियसली वोडाफोन ही जब लाइसेंस को अमोटाइज करेगा तो 10 साल नहीं लेगा, 110% बोल रहा हूं 15 साल ही लेगा। रीजन, उन लोगों के पास क्लियर एविडेंस है कि लाइसेंस की यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स है। क्लियर, रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अमोटाइजेशन? तो अमोटाइजेशन इज नथिंग बट सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आपको अमोटाइजेशन जो करना है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में करना है, पर अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड ले सकते हो। जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड कंसीडर करो तो आपको उसमें स्क्रैप वैल्यू तभी माइनस करने का अगर वो गारंटीड स्क्रैप वैल्यू है, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करने का। सर गारंटीड स्क्रैप वैल्यू मतलब व्हाट? मेरे पास कोई एक बायर है, मेरा किसी के साथ एक बाइंडिंग अग्रीमेंट है कि ये पर्टिकुलर ईयर्स के बाद वो मेरे पास से मेरी इंटेंजिबल असेट इतने भाव में अक्वायर कर लेगा, और हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होकर रखा है। क्लियर, तो ये आप माइनस करोगे, बाकी माइनस करने वाला नहीं हो। यूजफुल लाइफ मैक्सिमम कितना लेना है? 10 साल लेना है। 10 से ज्यादा ले सकते हो अगर आपके पास कौन सा एविडेंस है? क्लियर एविडेंस है। दूसरा चीज, अगर कोई भी गुडविल जनरेट होता है, कि ये गुडविल जनरेट होता है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन के टाइम, तो उसका मैक्सिमम यूजफुल लाइफ आप कितना लोगे? तो क्या 5 साल लोगे। अगेन बोला है मैक्सिमम 5 साल। अगर आपको एक ही साल में राइट ऑफ करना है तो कर सकते हो, 5 से ज्यादा इसमें कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है। देयर इज अ रिबूटेबल प्रिजम्पशन वाई 5 ईयर्स। एक एग्जांपल दो, ये कंपनी ए, चलो एक प्रॉपर एग्जांपल दे तो आपको पता चला, जोमेटो, ये जोमेटो है, ये उबेर इट्स है। क्लियर, जोमेटो जब उबेर इट्स को अक्वायर करे तो मान लो उबेर इट्स की नेट एसेट 100 रुपीज़ था, एंड उबेर इट्स का परचेस कंसिडरेशन मान लो 120 था। तो कहने से ऊपर के 20 रुपये जोमेटो ने जो दिया वो जोमेटो कहने से उबेर इट्स की गुडविल के लिए बोल रहा है। दिमाग समझना, AS14 एक अजम्पशन पर चल रहा है। कौन से अजम्पशन पर? जोमेटो को उबेर इट्स के नाम से जो बिजनेस मिलेगा वो मैक्सिमम 5 साल तक मिल सकता है। तो वो गुडविल होगा, उसका मैक्सिमम यूजफुल लाइफ आप कितना ले सकते हो? 5 साल। लॉजिक ये था कि ये जोमेटो एंड उबेर इट्स जो है, तो ये लोग अजम्पशन ये ले रहे हैं जोमेटो का कि जोमेटो को उबेर इट्स के नाम से जो बिजनेस मिलने वाला है वो मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा। 5 साल के बाद तो जो उबेर इट्स को बिजनेस मिलेगा ना वो किसके हिसाब से मिलेगा? सॉरी, 5 साल के बाद जोमेटो को जो बिजनेस मिलेगा ना वो तो किसके हिसाब से मिलेगा? तो 5 साल में जोमेटो ने जो काम किया है, जो इज्जत बनाया है, उसके हिसाब से उसको बिजनेस मिलने वाला है, बाकी मिलने वाला नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, अमालगमेशन में ये 5 साल एक रिबूटेबल प्रिजम्पशन है। मतलब व्हाट, यहाँ पे ये लोग अज्यूम कर रहे हैं जोमेटो को उबेर इट्स ने अक्वायर किया, तो जोमेटो ने अगर एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी किया है उसको वो गुडविल मान रहे हैं, अग्रेड। पर ये लोग बोल रहे हैं जोमेटो को उबेर इट्स के नाम से जो बिजनेस मिलेगा वो मैक्सिमम 5 साल तक मिलेगा। 5 साल के बाद जोमेटो को जो बिजनेस मिलने वाला है वो किसके हिसाब से मिलने वाला है? तो उन्होंने जो ये 5 साल में काम किया है। क्लियर, अभी इतना समझ लेना, अगर कोई भी अमोर्टाइजेशन करना है, इट इज नथिंग बट सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अमोर्टाइजेशन जो करोगे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में करोगे। अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो SLM ले सकते हो। SLM में स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करने का, अगर वो गारंटेड है तो ही माइनस करने का। नेक्स्ट बोल दो, यूजफुल लाइफ मैक्सिमम 10 साल, 10 से ज़्यादा लेना है तो आपके पास क्लियर एविडेंस होना चाहिए। एंड अगर कोई भी गुडविल जनरेट होता है अंडर अमालगमेशन तो उसका मैक्सिमम यूजफुल लाइफ कितना लोगे? 5 साल। क्लियर, इतने चीज को हम लिख दे। सबसे पहले लिखो सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन, ऐसा लिखो। सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन, वहां पे लिखो एवरी इंटेंजिबल असेट
every intangible asset should initially be measured at cost. Revaluation of intangible asset is prohibited as per accounting standard 26. So entities should use cost model for subsequent measurement of intangible asset. क्लियर? इंटेंजिबल असेट का हम कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे. अब आगे लिखो. सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, वहां पे लिखो subsequent expense on an intangible asset should be charged to, just a minute, should be measured at, sorry, subsequent expenses on intangible assets should be charged to P&L. अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उसको चार्ज कहां पे कर दोगे? P&L में. डन. नेक्स्ट लिखो, बट if it is probable that the expenditures will enable the asset to generate future economic benefits, to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance, then such expense should be capitalized with an intangible asset. अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है तो ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो, वरना आप कैपिटलाइज कर सकते नहीं हो, वरना नॉर्मली चार्ज कहां पे कर देने का? P&L में. डन. नेक्स्ट टाइटल लगा दो, अमोर्टाइजेशन ऑफ intangible asset.
एंड वहां पे लिखो amortization is the process. Amortization is the process of allocating an amount of intangible asset to expense over the period of beneficial life of an intangible asset. Next लिखना AS26 states that depreciable amount of an intangible asset should be allocated in the ratio of future इकोनॉमिक बेनिफिट। कहने से फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कौन सा रहने वाला है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। क्लियर? अगर वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो हम कौन सी मेथड फॉलो कर सकते हैं? तो हम एसएलएम फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखना इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, if future economic benefit is not easily determinable, then intangible asset should be amortized on straight line method basis. Clear? Next, AS26 suggests that maximum life of an intangible asset is 10 years until and unless there is clear evidence that life is longer than 10 years. क्लियर? अगर आपके पास क्लियर एविडेंस है तो आप 10 से ज़्यादा ले सकते हो। However, goodwill arising on amalgamation
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, maximum useful life is 5 years. क्लियर? अगर ऐसा है, अगर कोई भी गुडविल जनरेट हो रहा है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, तो मैक्सिमम यूजफुल लाइफ कितना ले सकते हो? 5 साल. एंड लास्ट लिख दो, फॉर इंटेंजिबल असेट scrap value should be 0 unless it is guaranteed. अगर कोई गारंटेड स्क्रैप वैल्यू है तो आप कंसीडर कर सकते हो, बाकी उसका स्क्रैप वैल्यू कितना कंसीडर करना पड़ेगा आपको? 0 ही कंसीडर करने का. डन. फाइनली थियरी यहां तक की है. अब मुझे क्या करवाना है आपको? AS26 के हमारी बुक में जितने भी सम्स है वो हम को एक एक करके सॉल्व करते हैं. डन. फ्रेंड्स, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क. एंड क्लास वर्क में हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 1. एंड अगर फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके साथ रीड करूँ तो चेक करो क्वेश्चन 1 में डेटा क्या दिया है. क्वेश्चन 1 में आपको ये बोला है, वेदर मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स आर एन इंटेंजिबल असेट. आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स है वो आपका इंटेंजिबल असेट होगा कि नहीं होगा. आप सोच लो, इंटेंजिबल असेट के डेफिनेशन में याद करो तो इंटेंजिबल असेट मींस एनी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और रेंटल टू अदर्स. कहना है यहाँ पे मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स मतलब व्हाट, मैं समझाऊं. अमूल वाले बोलते हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस डालने का, उसका वो पर्टिकुलर एरिया का हम आपको मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स देते हैं. मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स देते हैं उसका मतलब क्या? वो पर्टिकुलर एरिया में मेरे अलावा कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा. क्लियर? ये बिजनेस का राइट जस्ट किसके पास है? तो वो एरिया में मैं ही बिजनेस करूंगा, बाकी कोई करने वाला नहीं है. तो सिंपल मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स आपके लिए एक इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है? तो उसके लिए कहना है आपका इंटेंजिबल असेट का बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए. एंड वो बेसिक कंडीशन कौन सा था? तो कहना है वो मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट एक रिसोर्स होना चाहिए, उसमें से आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए. कहना है वो राइट की वजह से आपको फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला है, तो ही आप बोल सकते हो मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स आपके लिए इंटेंजिबल असेट है. अगर वो मेरा इंटेंजिबल असेट का मेन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो मेरे लिए इंटेंजिबल असेट नहीं भी हो सकता है. क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम अगर उसका आंसर लिखे तो थोड़ा बड़ा आंसर है, फर्स्ट आंसर है, मैं लिखवा रहा हूं, लिखना मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजी राइट्स marketing and franchisee rights can be treated as intangible asset and it can be capitalized. It can be capitalized in the books of accounts. If it meets recognition criteria. If it meets recognition criteria of intangible asset. फर्स्ट लिखना the cost of such rights are measured reliably. सेकेंड लिखना acquisition of such right
acquisition of such rights result in future economic benefit. Future economic benefits. If above criteria met, then marketing and franchisee rights can be capitalized as intangible asset. क्लियर? अगर वो आपका इंटेंजिबल असेट का असेट रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो वो आपके लिए इंटेंजिबल असेट मान सकते हो, वरना आप उसको इंटेंजिबल असेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. क्लियर? पहले के 7 क्वेश्चन बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से जाना है. क्वेश्चन नंबर 2, वेदर द राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड इज एन इंटेंजिबल असेट. फ्रेंड्स, आपके पास लैंड को यूज करने का एक राइट है. क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड आपके लिए इंटेंजिबल असेट है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. अगर वो राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड अगर आपकी लीज की डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है, तो मुझे आपको 2 मिनट के लिए लेके जाना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज. तो अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ऑफ द असेट ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और अ सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन, तो वो लीज की डेफिनेशन में फॉलो होगा. एंड अगर वो लीज की डेफिनेशन में फॉलो होगा तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई नहीं होगा, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल होगा. बट अगर आपके पास टेनेंसी राइट्स है, क्लियर, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करने का एक टेनेंसी राइट है, लाइक आप एज एक भाड़ुआत की तरह रह रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए क्या होगा, वो टेनेंसी राइट आपके लिए इंटेंजिबल असेट होगा. अगर इंटेंजिबल असेट होगा तो वहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होगा. क्लियर? लीज का डेफिनेशन फॉलो हो रहा है तो 19 फॉलो करना पड़ेगा. टेनेंसी राइट्स है तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कौन सा लगेगा, AS 26 लगेगा. क्लियर? तो उसका आंसर लगे, बहुत छोटा सा आंसर लगे. क्वेश्चन 2 वहां पर लिख रहा हूं, if right to use of land fulfills the definition of lease, then it will be covered by accounting standard 19. But if it is tenancy rights, then it is intangible asset and covered by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 3, वेदर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज एन इंटेंजिबल असेट. फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए समझाया था, ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है. कहने से वो मेरा इंटेंजिबल असेट का मेन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा है. इंटेंजिबल असेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में वन ऑफ द क्राइटेरिया इज दैट द कॉस्ट ऑफ सच इंटेंजिबल असेट इज मेजर्ड रिलायबली. कहने से तो इंटरनली जनरेटेड है, और अगर इंटरनली जनरेटेड है तो कहने से उसके लिए आपने कोई खर्चा किया ही नहीं है, और अगर उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा ही नहीं किया है तो मेरा इंटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट हो गया जिसके लिए आपने कुछ एक्सपेंस नहीं किया है. एंड अगर उसके लिए अगर आपने कुछ भी एक्सपेंस नहीं किया है तो वो चीज को आप आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्लियर? थियोरेटिकल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जब मैंने थियोरी पढ़ाया था तब डिस्कस किया था. तो लिखो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3, लिखो वहां पे अकॉर्डिंग टू AS 26, अकॉर्डिंग टू AS 26, इंटेंजिबल असेट
is only recognized if it fulfills asset recognition criteria. Asset recognition criteria as follow. क्लियर? कौन सा? तो ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, वो ही लिखना है. फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल असेट, द कॉस्ट ऑफ intangible asset should be measured reliably, should be measured reliably. And the second, it is probable that an entity will get future economic benefit from such asset. क्लियर? तो नीचे लिख दो, इन दिस केस internally generated brand is not fulfilling recognition criteria, so company cannot recognize as an intangible asset. Company cannot recognize as an intangible asset. क्लियर? वो अगर आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करे तो ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं हो. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें. हाउ टू ट्रीट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल सब्सटेंस कंटेनिंग इंटेंजिबल असेट. रिपीट करो, एक फिजिकल सब्सटेंस है जिसमें इंटेंजिबल असेट इंक्लूडेड है. एंड अगर कहना से अगर फिजिकल सब्सटेंस है, मतलब कहना से यहाँ पे AS10 + 26 का कॉम्बो हुआ, मतलब वो कौन सा पॉइंट हुआ? CD वाला पॉइंट हुआ. एंड अगर CD वाला पॉइंट हुआ तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 and 5, हाउ टू ट्रीट द असेट इनकॉर्पोरेटिंग बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट्स दैट आर इनसेपरेबल. क्लियर? 4 and 5 को मैं दोनों का एक ही आंसर लिखवा रहा हूँ, दोनों में सेम आंसर आएगा. कैसे आंसर समझो, मैं आपको याद करूँ मैंने आपको क्या समझाया था. अगर आपका स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटीरियल है तो आपको दोनों को सेपरेट कैपिटलाइज कर देने का. पर अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे पूरे को आप इंटेंजिबल असेट ही ट्रीट कर देते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आपका सीडी में टैली का सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड था तो एक्चुअली सीडी इज अ टेंजिबल एंड टैली सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, पर हम उसको अलग अलग नहीं करेंगे. रीजन, इन दिस सिचुएशन सीडी का जो प्राइस है ना वो मटेरियल है ही नहीं. अगर सीडी का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो दोनों को अलग अलग कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे को आप इंटेंजिबल असेट की तरह ही ट्रीट कर लोगे. पर कहने से एक हार्ड डिस्क में एक स्पेसिफिकली हमारे एक अलग से एक हार्डवेयर में हमने कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाया था, दोनों की प्राइस अगर मटेरियल है, एंड अगर दोनों की प्राइस मटेरियल है तो आपका जो हार्डवेयर वाला पॉइंट था उसको टेंजिबल असेट मान सकते हो, पर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या मान सकते हो? इंटेंजिबल असेट. तो मैं आपको क्वेश्चन 4 and 5 दोनों का आंसर में साथ में लिखवा रहा हूं. तो टाइटल लगाओ क्वेश्चन 4 and 5, लिखो वहां पे सम असेट्स इनकॉर्पोरेट बोथ टेंजिबल असेट एंड intangible asset. Judgment is required judgment is required to assess which is predominant. Example, Tally software installed
in CD is wholly considered as an intangible asset. But if the amount of storage device is material, then such storage device is recognized as tangible asset, and the software part is recognized एज एन इंटेंजिबल असेट. क्लियर. वैसे आप दो पार्ट कर सकते हो विथ अ कंडीशन कि अगर आपका स्टोरेज डिवाइस का प्राइस मटेरियल है. अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल है ही नहीं तो टेंशन है ही नहीं, पूरे पूरे को इंटेंजिबल असेट ही मानने का. क्लियर. 4 and 5 हमारा डन है. सिक्स्थ, इज लीगल राइट्स एनफोर्सेबिलिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन टू एस्टैब्लिश कंट्रोल. आंसर इज नो. ऐसा कोई लीगल राइट आपके पास नहीं चाहिए. एंड अभी भी मैं बोल रहा हूँ मेरी असेट की मेन डेफिनेशन है इट इज ओन्ड और कंट्रोल. आपके पास ओनरशिप होगा तो भी चलेगा, कंट्रोल होगा तो भी चलेगा. तो सिंपल आंसर नो ही लिखना है. नो लीगल राइट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल. बाकी इसमें कुछ आने वाला नहीं है. तो क्वेश्चन 6 का आंसर लिखो. क्वेश्चन 6, नो लीगल राइट्स is not necessary condition to establish control. क्लियर. ये कोई नेसेसरी कंडीशन आपका नहीं है. नेक्स्ट अगर डिस्कस करें दैट इज नथिंग क्वेश्चन नंबर 7. बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी. विच इज द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ऑफ इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज. फ्रेंड्स एक सिंपल रूल था. अगर कोई भी दो इंटेंजिबल असेट को, मतलब कोई भी दो असेट को सामने अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन आपको आपकी बुक में असेट को कैसे रिकॉर्ड करना था. तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. क्लियर. एंड अच्छा सिंपल बोल दो, जब भी आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दोगे तो आपके लिए कौन सा क्लियरली एविडेंट होगा. तो आपके लिए जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज गिवन होगा तभी वही आपके लिए क्या होने वाला है, क्लियरली एविडेंट होने वाला है. तो अगर उसका भी आंसर लिखवा दिया, सब कुछ थियोरेटिकल वाले पॉइंट्स है. क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम आंसर लिखे, इफ एनी intangible asset is acquired in exchange of, फ्रेंड्स ये पॉइंट हमने AS10 में भी सीखा था, सिक्योरिटीज, then intangible asset is recognized at fair value of asset given or fair value of asset taken whichever is more clearly evident. In this case, fair value of shares and securities given
is more clearly एविडेंट. क्लियर. सबसे बोरिंग पोर्शन दैट इज हमारा थियोरिटिकल के आंसर खत्म हो गए. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एकदम ध्यान से. एन एंटरप्राइज acquired a patent right for rupees 100 lakh. The product life cycle has been initially estimated to be 5 years. The estimated cash flow over the useful life of the patent rupees in lakhs में दिया है. Year 1 150, 2 150, 3 150, 400, 500. Initially, a 5-year amortization period has been decided, and amortization was decided in the ratio of estimated future cash flow. After third year, it was ascertained that patent will continue to maintain the market share for another 6 years. Total 6 years नहीं लिखा है. क्या लिखा है? Another 6 years. Another 6 years मतलब 3 के बाद 6, मतलब टोटल 9 साल तक चलेगा. But the estimated cash flow after 5th year is expected to be 75 lakhs. What would be the change in amortization? फ्रेंड्स, आपको पहले 5 साल लग रहा था, टोटल 9 साल लग रहा है. दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो उसके आपको कौन सी इफेक्ट देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको देना पड़ेगा. क्लियर. तो सिंपल, अगर यहां पे मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आंसर लिखे, अकॉर्डिंग टू AS 26, intangible asset should be amortized in the on a systematic basis. Should be amortized on a systematic basis. Clear. Total future economic benefit for first 5 years is equal to, पहले 3 साल आपको बोला है 150, 150, 150 एंड बाकी के 2 साल आपको बोला है 100 एंड 100. तो कहना है आपको टोटल लग रहा है कितना? 650. क्वेश्चन 8 के ब्रैकेट में लिख दूं, यहाँ पे मेरे पास जो भी अमाउंट है वो सब कुछ अमाउंट रुपीस इन लैक्स में. क्लियर. अच्छा, हम अब 650 को पहले काम करें, 3 साल तक तो अमोटाइज कर ही दे. फ्रेंड्स, मेरे साथ 3 कॉलम का टेबल बनाओ. एंड वहां पे लिखो ईयर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड अमोटाइजेशन. क्लियर. चलो, सबसे पहले हम ईयर 1, 2 एंड 3 तीनों 3 साल में कहना है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दिए दिया था 150, 150 एंड 150. चेक कर लो आपके टोटल कितने रुपीस की इंटेंजिबल असेट थी. टोटल 100 लाख की इंटेंजिबल असेट थी. तो सिंपल यहाँ पे अगर चेक करूँ 100, इस साल का इकोनॉमिक बेनिफिट था 150 एंड टोटल था कितना? 650. फ्रेंड्स, कैसे उठाओ? 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 650 करोगे तो आपका आंसर कहने से कितना आएगा? 23.08. यहाँ पे भी कितना आएगा? 23.08 एंड यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपका कितना आएगा? 23.08. क्लियर. तो अगर यहाँ पे लिखो बैलेंस ऑफ इंटेंजिबल असेट, बैलेंस ऑफ intangible asset at the end of the थर्ड ईयर, तो कितना होगा? कहना है फ्रेंड्स, मेरे पास 100 लाख की असेट थी, मैंने उसमें से 23.08 लाख के हिसाब से अमोटाइज किया 3 साल के हिसाब से. तो अगर आप चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस कितना बचने वाला है? आपके पास यहाँ पे 30.77 का बैलेंस बचने वाला है. अब आपको लग रहा है कि आपकी असेट 5 साल नहीं चलेगी, टोटल 9 साल चलेगी. 3 से 9 रिमेनिंग 6 ईयर्स तक चलेगी. क्लियर. यहाँ पे लिखो हियर company estimates that asset will give benefit for
another 6 years against original estimate of remaining 2 years. क्लियर? टोटल 5 था, 5 में से 3 चले गए, तो रिमेनिंग कितने बाकी? 2 बाकी. It is considered as change in accounting estimate, change in accounting estimate as per accounting standard 5. So we should provide prospective effect. उसका कोई आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने वाला नहीं है. आपको कैसे इफेक्ट देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव. क्लियर? यहां पे लिख रहा हूं टोटल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, total future economic benefits from year 4 to year 9. फ्रेंड्स सही लिखा नहीं? ईयर 4 to 9. लाइक कैसे समझो? 4 and 5 में तो कहना है आपका एस्टिमेट था 100 and 100 मिलेगा, एंड आपको बोला है 6, 7, 8 and 9 के लिए आपका कंपनी एस्टिमेट कर रहा है कि आपको कितना मिलेगा. तो एवरी ईयर आपको मिलने वाला है 75. क्लियर? तो आपको टोटल कितना लग रहा है वो चेक कर दो. तो टोटल आपको लग रहा है 500. तो अगर आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लो फ्रेंड्स, अगेन मेरे साथ 3 कॉलम का टेबल बनाओ. एंड यहां पे लिखो ईयर, यहां पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड फाइनली यहां पे अमोर्टाइजेशन. क्लियर? चलो सबसे पहले हम यहाँ ईयर कौन सा लिखूँ? 1 2 3 4 5 लिखूँ कि 4 5 6 7 8 लिखूँ? तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो ईयर 4 5 6 7 8 एंड 9 होगा. क्लियर? अच्छा, इकोनॉमिक बेनिफिट चेक करो तो ईयर 4 and 5 में आपको लग रहा था 100, एंड 6 7 8 एंड 9 में आपको टोटल कितना लग रहा है? 75. 100 लाख की इंटेंजिबल असेट को अमोर्टाइज नहीं करना है. 100 लाख में से हमने ऑलरेडी थोड़ा तो अमोर्टाइज कर ही दिया है. हमारे पास अब बैलेंस कितना बचा है? 30.77. तो 30.77 की इंटेंजिबल असेट को इस रेशियो में कर देंगे. तो अगर कैलसी लो फ्रेंड्स, 30.77 इंटू करंट ईयर का बेनिफिट 100 डिवाइडेड बाय 500. कैलसी लो, 30.77 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.15. कहने से दूसरे में भी सेम आंसर आएगा कितना? 6.15. अच्छा, यहाँ पे चेक करो तो 30.77 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 500. कैलसी लो, 30.77 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.62 हर एक 4 साल में. क्लियर? थोड़ा राउंडिंग ऑफ होगा, आपको राउंडिंग ऑफ मैनेज कर लेने का. बस ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट थे ना, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में हम कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते हैं. हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में ऑलवेज कौन से इफेक्ट देंगे? तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे. क्लियर? एस 26 के क्वेश्चन कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ईजी होते हैं. डन. चलो स्टार्ट करें. दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ रहा हूं. ABC Limited had purchased on 1st April 2003 net assets of Yes and No Limited for rupees 4,80,000. Net asset value was rupees 3,80,000, resulting in a goodwill of rupees 1 lakh. फ्रेंड्स, मैंने सामने वाली कंपनी की पूरी नेट एसेट अक्वायर कर लिया. जब नेट एसेट्स अक्वायर किया तब सामने वाली कंपनी की फेयर वैल्यू की मतलब फेयर वैल्यू ऑफ असेट था 3,80,000. 3,80,000 था, बट हमने जो पेमेंट किया वो कितने का किया? तो क्या 4,80,000 का किया. एंड अगर हमने 4,80,000 का पेमेंट किया तो कहने से हम जो 1 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो 1 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हमारे लिए क्या होगा? गुडविल. दैट गुडविल इज जनरेटेड अंडर अमालगमेशन, एंड इफ एनी गुडविल इज जनरेटेड अंडर अमालगमेशन, उसका अकाउंटिंग हम AS 26 में नहीं करते. उसका अकाउंटिंग हम कहाँ पे करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोल रहा है
कि अगर कोई भी गुडविल जनरेट हो रहा है अंडर अमालगमेशन तो उसको मैक्सिमम कितने साल में राइट ऑफ करोगे, तो मैक्सिमम उसको आप 5 साल में राइट ऑफ कर सकते हो। क्लियर? मैं उसकी जर्नल एंट्री के साथ आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो जब आपने असेट को अक्वायर किया होगा तब आपने जर्नल एंट्री कुछ ऐसी किया होगा, नेट असेट्स अकाउंट डेबिट 3,80,000, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपीस 1,00,000 एंड आप क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट एंड वो बैंक अकाउंट कितना कर दोगे 4,80,000। क्लियर? इन दिस केस goodwill is generated under amalgamation and नीचे लिखना according to AS 14, if any goodwill is generated if any goodwill is generated under amalgamation it should be written off in maximum 5 years. It should be written off इन मैक्सिमम 5 years। अभी भी फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखा था मैक्सिमम, उनसे लेसर पीरियड में भी अगर आपको राइट ऑफ करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉरी नंबर मैंने गलत दिया है, यहाँ पे 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये ए था। क्लियर? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है। द कंपनी ऑल्सो परचेज द फ्रेंचाइजी परमिट फॉर ₹1,20,000 एट एनुअल फी ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू। द फ्रेंचाइजी एक्सपायर्स आफ्टर 5 years. Revenue were ₹2,00,000 during 2012-13. Company estimates that the future revenue would be 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000 and 1,00,000 in the coming 4 years. फ्रेंड्स ध्यान से समझना, मैंने एक फ्रेंचाइजी राइट परचेस किया है, दैट फ्रेंचाइजी राइट इज एन इंटेंजिबल असेट, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज वो मेरा असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। वो इंटेंजिबल असेट तो मैं 1,20,000 का इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड कर ही दूंगा। पर मुझे ये भी बोला है कि आपका जो भी फ्रेंचाइजी राइट है साथ में आपको 1% ऑफ रेवेन्यू का भी पेमेंट करना है ना। आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू का डिटेल भी दे दिया है। वो रेवेन्यू का जो डिटेल दिया है ना, वो जिसका उसका जो भी 1% पेमेंट करो उसको आप इंटेंजिबल असेट में ऐड नहीं करोगे, वो आपके लिए एक सेपरेट एक्सपेंस होगा। सेकंड चीज, आपने जो 1,20,000 का एज अ फ्रेंचाइजी फीस का जो पेमेंट किया है वो आपके लिए इंटेंजिबल असेट है, उसको आप अमोटाइज करोगे इन 5 years। एंड कौन से रेशियो में, तो आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशियो रेडी है। कितना? तो करंट ईयर की रेवेन्यू बोला है 2,00,000, बाकी बोला है 4, 3, 2 एंड 1, उसके रेशियो में आपको क्या कर देना पड़ेगा, अमोटाइज कर देना पड़ेगा। क्लियर? प्रॉपर मैं आंसर लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी ध्यान से सुनना। कंपनी शुड रिकॉग्नाइज, company should recognize franchisee right as intangible asset at ₹1,20,000 in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एनी अमाउंट पेड एज 1% ऑफ रेवेन्यू, एज 1% ऑफ रेवेन्यू, शुड बी चार्ज टू
P&L and should not be added in the carrying amount of intangible asset. एवरी ईयर आपको इंटेंजिबल असेट पे उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है. कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट. क्लियर. अच्छा, कंपनी शुड अमोर्टाइज फ्रेंचाइजी राइट्स in 5 years in the ratio of. क्लियर. रेशियो भी दे ही दे क्वेश्चन में, तो कौन सा रेशियो होगा आपका? तो आपका 2:4:3:2:1. क्लियर. तो यहां पे लिख रहा हूं इन द रेशियो ऑफ 2:4:3:2:1. ये कौन सा था? दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. क्लियर. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के रेशियो में 5 साल में क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो. बस इतना ही था. अब चेक करो. दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर सी. एंड क्वेश्चन 9 में अगर क्वेश्चन सी हम चेक करें तो क्वेश्चन सी पढ़ रहा हूं. ड्यूरिंग दियर कंपनी ऑल्सो obtained a patent for ₹29,000 and a legal cost of ₹71,000 to register the patent. An additional cost of ₹35,000 to successfully prosecute a patent infringement suit against the competitor. Patent's economic life is estimated to be 11 years required. क्लियर. तो आपको सिंपल है 29,000 का जो भी खर्चा है वो 29,000 का खर्चा आप ऐड कर दोगे. लीगल कॉस्ट आपने जो भी 71,000 का खर्चा किया वो 71,000 भी ऐड कर दोगे. 35,000 टू सक्सेसफुली टू प्रोसिक्यूट पेटेंट. तो सिंपल ये 35,000 का जो भी खर्चा है मैं अज्यूम करो कि उसकी वजह से मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला है तो उसको भी ऐड करूंगा. पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम वो है कि आपने जो पेटेंट को जो अमोर्टाइज किया ना वो 11 ईयर्स में किया. कहने से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कोई भी इंटेंजिबल असेट को जो भी आप अमोर्टाइज कर सकते हो वो मैक्सिमम कितने साल में कर सकते हो? तो मैक्सिमम आप जो करोगे वो कितने ईयर्स में करोगे? 10 साल में. तो आपका 11 ईयर्स वाला यहाँ पे अजम्पशन गलत निकलेगा. तो अगर हम यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेटेंट. क्लियर. तो कॉस्ट ऑफ पेटेंट आपका कितना होगा वो चेक कर लें. तो यहाँ पे सबसे पहले कहना से आपने परचेस किया था तो उसका परचेस प्राइस चेक करो. आपका परचेस प्राइस कितना था? तो आपका परचेस प्राइस लिखा है 29,000. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 29,000 प्लस आपने कहना से 71,000 का कुछ खर्चा किया था. एंड वो 71,000 का खर्चा किसके लिए किया था? तो लीगल कॉस्ट के लिए किया था. प्लस लीगल कॉस्ट 71,000. अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला है तो सिंपल वो प्रोसिक्यूशन फीस जो भी होगा उसको भी ऐड करें. एंड वो प्रोसिक्यूशन फीस आपका कितना था? 35,000 का था. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 29,000 प्लस 71,000 प्लस 35,000 तो टोटल आपका कितना होगा? 1,35,000. यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,35,000. दिस इज नथिंग बट माई टोटल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट. क्लियर. तो अच्छा नेक्स्ट लाइन लिखो. अकॉर्डिंग टू AS 26 intangible asset should be amortized in maximum 10 years. Until and unless it is clear evidence that life of intangible asset is more than 10 years.
So in this case, company should amortize intangible asset, मतलब कंपनी शुड amortize पेटेंट इन मैक्सिमम 10 ईयर्स। कंपनी जो 11 ईयर्स बोल रहा है वो कंपनी का कंटेंशन रॉन्ग है। कंपनी को मैक्सिमम 10 साल में क्या करना पड़ेगा, अमोटाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 10 चालू करें। कंपनी स्पेंड ₹50 लाख ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ड्रग टू ट्रीट एड्स। It is expected that it will take at least 3 years to establish whether the drug is likely to be effective. The company wants to capitalize the expenditure. Answer is no. कहने से एक बार अगर आपने जो भी खर्चा अगर आपने P&L में डेबिट कर दिया है उसके बाद उसको कभी भी आप इंटेंजिबल असेट नहीं मान सकते। सेकंड चीज, यहाँ पे तो कहने से अभी तक आपको पता भी नहीं है कि इसमें से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कहने से वो मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है। और अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो 50 लाख रुपीज़ के खर्चों का पूरे पूरा डेबिट कहाँ पे कर दोगे, P&L में कर दोगे। क्लियर? तो सिंपल आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस केस it will take 3 years to determine whether the drug is effective or not. Drug is effective or not. So in the current case, it is not expected that, it is not sure that company will get future economic benefits. So it does not fulfill. So it does not fulfill asset recognition criteria. Company cannot capitalize ₹50 lakh. Clear? It should be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज्जत से डेबिट कहाँ पे कर देने का, P&L में। अब एक भी रुपए अभी कैपिटलाइज कर सकते नहीं हो, पूरा चला जाएगा कहाँ पे, P&L में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर चेक करें, द कंपनी इज इन द पास्ट 3 years spent ₹50 lakh on a new project to develop a drug to treat AIDS which was charged to the P&L account। ये अंडरलाइन कर दो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, which was charged to the P&L account since they did not meet the AS26 criteria for capitalization। In the current year FDA approved was received, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया। कंपनी wants to now capitalize ₹50 lakh and agrees to disclose it as a prior period item। फ्रेंड्स आपने 50 लाख रुपए आपने P&L में डाल दिया था पहले। क्यों P&L में डाला था? क्योंकि तब आपका असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। अब आपका असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो सिंपल आप 50 लाख रुपए को कैपिटलाइज करना चाहते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक बार अगर कोई भी एक्सपेंस P&L में चला गया उसके बाद वो कोई भी एक्सपेंस आपका कैपिटलाइज हो सकता नहीं है। क्लियर? तो सिंपल छोटा सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखो, इफ एनी एक्सपेंस earlier charged to P&L and now asset recognition criteria
fulfills recognition criteria, fulfills, it is not eligible for capitalization. It is not eligible for capitalization. So in the current case, contention of the company is wrong. Contention of the company is wrong. And company cannot capitalized rupees 50 lakh as it was earlier charged to P&L. क्लियर, एक बार P&L में चला गया उसके बाद अब उसको यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर सकते. लॉजिक भी था तब आपने क्यों P&L में डाला था, बिकॉज तब असेट रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें. मस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए लिमिटेड परचेज द पेटेंट राइट फॉर टोटल पेमेंट ऑफ 400 lakhs ऑन अ स्पेशल डेफर्ड क्रेडिट टर्म. डेफर्ड मतलब पोस्टपोन, पेमेंट आज का नहीं करूंगा, थोड़ा लेट करूंगा, इंस्टॉलमेंट में करूंगा. द नॉर्मल क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 20% डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. सबके लिए ऐसा होता है, पर मेरे लिए कुछ स्पेशल स्कीम है. द स्पेशल डेफर्ड क्रेडिट टर्म टू द कंपनी इज 25% डाउन पेमेंट. 400 lakhs में से 100 lakhs का पेमेंट आज करने का, एंड द बैलेंस मतलब जो 300 लाख बचा इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब कहने से वो 60 लाख रुपीस आपको 5 साल में करने का विथ 8% सिंपल इंटरेस्ट. मेजर द इंटेंजिबल असेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स. क्लियर, आपको आपके बुक में इंटेंजिबल असेट कैसे रिकॉर्ड करना है उसका आपको कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपीस का पेमेंट करना है. तो सिंपल ध्यान से समझना, थोड़ा डिस्काउंटिंग की स्टोरी कुछ आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 सही कर रहे हैं. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर चेक करें, पहले मुझे ये बताओ कि आप जो डाउन पेमेंट करोगे वो डाउन पेमेंट तो कहना इसे आप आज का आज ही कर लोगे ना. अच्छा, पहले यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ये लिख दो कि जो भी मेरा अमाउंट है यह सब कुछ आपका रुपीस इन लैक्स में. तो डाउन पेमेंट तो कहने से आप 100 का कर ही दोगे. फ्रेंड्स 100 में कैसे लेके आए, तो कहने से आप 400 lakhs का था टोटल असेट, उसका 25% मतलब आपको 100 होगा. अच्छा, अब आपको जो 60 का पेमेंट करना है वो तो कहने से फ्यूचर में करना है, वो आपको उसका आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं निकालूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट तो कैसे होगा वो समझो. 60 का पेमेंट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकालोगे, कितने परसेंट के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकालोगे 8% के हिसाब से, वो कितने ईयर्स का निकालोगे, तो क्या 5 ईयर्स का. फ्रेंड्स कैलसी लो आपका, तो आपका आंसर आएगा 60 इंटू चेक करो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 जीटी दबाओ, तो आपका सिंपल वहां पे आंसर आ गया 3.9927. 3.9927 मल्टीप्लाई करो तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिलेगा कि टोटल होगा 239.56 का. क्लियर. प्लस कहने से 100 का डाउन पेमेंट था, तो आज आपकी बुक में जो इंटेंजिबल असेट होगा वो कितने का होगा, 339.56. पर आपने आपको पूछो आप 339.56 का पेमेंट कर रहे हो, क्या आप 400 का पेमेंट कर रहे हो, तो कहने से आप उसमें से 400 का पेमेंट कर रहे हो, तो ऊपर का बैलेंस जो पेमेंट है ना वो तो कहने से इंटरेस्ट है. एंड आपको याद आना चाहिए इंटरेस्ट है, तो मेरा एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 A16 बोल रहा था इंटरेस्ट तो आप असेट की कॉस्ट में तभी ऐड कर सकते हो अगर वो असेट आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है. कैन आई से इन दिस सिचुएशन असेट, आपने इंटेंजिबल असेट को अक्वायर किया है, एंड इंटेंजिबल असेट को अक्वायर करो तो वो तो कभी भी 12 महीने लेने वाला नहीं है, मतलब वो कभी भी क्वालिफाइंग असेट नहीं होगा. तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चार्ज कहां पे कर देना पड़ेगा, P&L. पर इंटरेस्ट एवरी ईयर कितना उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो सिंपल अब हायर परचेस में जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे
टाइटल लगाओ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर? अब फ्रेंड्स मेरे साथ 5 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड उसमें टाइटल लगा दो ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट लगाओगे एट द रेट ऑफ 8%, रीपेमेंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? सबकी लोगों के मिस्टेक है ईयर 1 में ही। ईयर 1 में आप लोग क्या लेके आते हो, ओपनिंग बैलेंस 339.56 लेके आते हो, पर 339.56 नहीं होगा, मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा 239.56। रीज़न बोलूँ, 339.56 टोटल था, उसमें से 100 का तो पेमेंट हो गया था बिकॉज वो डाउन पेमेंट था। क्लियर? 239.56 का अगर आप 8% करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.16। थोड़ा राउंड ऑफ करना, पर कहना है उसमें से फर्स्ट ईयर में आप रीपेमेंट कर दोगे कितने का, 60 का, तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा कितने का, 198.72 का। ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस लोगे 198.72, इंटरेस्ट करो 8% के हिसाब से, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 15.9, उसमें से आप रीपेमेंट कर दोगे कितने का, 60 का, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 154.62। ईयर 3 ओपनिंग बैलेंस होगा 154.62, उसका 8% करोगे तो आपका 12.37 का इंटरेस्ट आएगा, एंड उसमें से अगर आपने 60 का पेमेंट कर दिया है तो सिंपल चेक कर लो, आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कितने का, 107 का। ईयर 4 आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 107 का, उसमें से 8% अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो 8.56 का इंटरेस्ट होगा, रीपेमेंट करोगे 60 का, तो चेक कर लो आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितने का होगा, 55.55 का आपका क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है। एंड द लास्ट ईयर 5 माई ओपनिंग बैलेंस इज 55.55, मुझे क्लोजिंग क्या कर देना है, 0 कर देना है, रीपेमेंट मैं करूँगा 60 का, तो कहना है सही ये इसको इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर ले लेता हूँ, तो सिंपल आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होने वाला है, 60 माइनस 55.55 कर दो, तो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 4.45 का आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? पर सिंपल ये तो मैंने जस्ट आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, मुझे तो आपको इसकी जर्नल एंट्रीज सिखाना है, एंड अगर हम उसकी जर्नल एंट्रीज करें फ्रेंड्स, आप मेरे साथ टोटल 6 कॉलम का टेबल बनाना। फ्रेंड्स अब 6 कॉलम का टेबल बनाओ। एंड उसके ऊपर टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स एंड ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? चलो सबसे पहले कहना चाहिए इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड करेंगे, तो ईयर 1 में फर्स्ट एंट्री मेरी होगी इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट, एंड कहना है हम जो इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट करने वाले वो इंटेंजिबल असेट हमारी बुक में कितने से होगा, 339.56 से, तो इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट मैंने कर दिया 339.56। और कहना है मैंने पूरा पेमेंट तो किया ही नहीं है, तो क्रेडिट करूँगा टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, जस्ट 100, एंड बाकी का कहने से मेरे लिए क्रेडिटर्स बन जाएगा, एंड वो क्रेडिटर्स कितने का हो जाएगा, 239.56 का। क्लियर? बाकी ईयर 2, 3, 4 एंड 5 में अभी कुछ एंट्री होने वाला नहीं है। दूसरा कहना है एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दोगे 2,
क्रेडिटर अकाउंट, एंड आपके पास हर एक साल का इंटरेस्ट रेडी है। चेक करो, फर्स्ट ईयर में 19.16, 15.9, यहाँ पे लिख रहा हूँ 19.16, 15.9, तीसरे साल में 12.37, 8.56, 12.37, 8.56 एंड 4.45। क्लियर? तो इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, एंड नेक्स्ट एंट्री करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड कैन आई से एवरी ईयर आप पेमेंट करोगे, कितने का पेमेंट करोगे? 60 का। बस ये 6 कॉलम बनाने का पर्पस ही वो था, एंट्री एक बार लिखना पड़े बट आपका 5 साल की एंट्री हो जाए। एग्जाम में भी ऐसा करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट ये ध्यान रखना, ये अमाउंट जो मैं एक बार लिख रहा हूँ वो डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखना। क्लियर? बस वो आपको ये बुद्धि चलना चाहिए। बाहर वाला को अगर हम नॉर्मल था पर हमारे लिए कोई स्पेशलाइज टर्म्स एंड डिसाइड किया, एंड स्पेशलाइज टर्म्स जब डिसाइड किया तो उसमें मेरे वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट तो रखने ही वाला है, एंड इंटरेस्ट तो मैं असेट की कॉस्ट में तब भी ऐड कर सकता हूँ अगर वो असेट क्वालिफाइंग असेट है। इन दिस सिचुएशन मैंने इंटेंजिबल असेट को परचेस किया है, परचेस करने में कभी भी 12 महीने नहीं लगते, मतलब वो क्वालिफाइंग असेट हो सकता नहीं है, तो आपका जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको चार्ज कहाँ पे कर देना पड़ेगा? P&L में चार्ज कर देना पड़ेगा। क्लियर? आगे अगर कंटिन्यू करें नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ। अ फॉर्मूला इज अक्वायर्ड बाय A लिमिटेड फ्रॉम B लिमिटेड who were using that for many years and now not interested to use that in future. In exchange, A Limited has given a franchisee rights to B Limited, in which the former is not interested. The current market value of both intangible asset is rupees 29 crore and 25 crore respectively. At what value formula to be recognized in the books of A Limited if A Limited did not pay any cash or cash equivalent to B Limited, and B A Limited paid 4 crore to B Limited. Clear? तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर A लिमिटेड डिड नॉट पे एनी कैश, तो कहना है इन दैट सिचुएशन मुझे कितने से रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 25 करोड़ से। एंड 25 करोड़ से अगर A लिमिटेड रिकॉर्ड करे, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर समझाऊँ कैसे होगा, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 13 में मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट, तो आप एक इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड करोगे फॉर्मूला को, तो एंट्री करोगे फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का? 25 करोड़। एंड आपने जो दिया वो सामने कितने का दिया? तो आपने जो सामने दिया वो था फ्रेंचाइजी राइट्स, तो वो फ्रेंचाइजी राइट्स भी कितने से गया? 25 करोड़ से। तो टू फ्रेंचाइजी राइट्स कितना? 25 करोड़। दूसरा, अगर आपको ये बोला है कि अगर आप उसको 4 करोड़ का पेमेंट करो, एंड अगर 4 करोड़ का पेमेंट करोगे तो इन दैट सिचुएशन आपकी बुक में वो 25 से रिकॉर्ड नहीं होगा, कितने से होगा? 29 से होगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको एंट्री करना पड़ेगा फॉर्मूला, अच्छा इसमें भी इंटेंजिबल असेट लिख दे, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखना इंटेंजिबल असेट डेबिट, कितने रुपीस का? 29 करोड़ टू आपकी बुक में से निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट फ्रेंचाइजी राइट्स, एंड फ्रेंचाइजी राइट्स आपके लिए कितने का था? तो 25 करोड़, एंड ऊपर का आप 4 करोड़ किस में दे रहे हो? कैश में। तो टू कैश अकाउंट आपको कितने रुपीस लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 4 करोड़। फ्रेंड्स एक्चुअली मुझे पूछो तो आंसर गलत हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जब फ्रेंचाइजी राइट पूरा 25 करोड़ से क्रेडिट कर रहे हो, पर कैन आई से दिस एक्चुअली दिस 25 करोड़ इज द फेयर वैल्यू एंड इट इज नॉट द बुक वैल्यू। अगर मेरी बुक में आज फ्रेंचाइजी राइट अगर 20 करोड़ का है ना, तो यहाँ पे मुझे 25 करोड़ नहीं लिखना चाहिए, 20 करोड़ लिखना चाहिए, एंड बाकी का 5 करोड़ का मेरे लिए क्या हो सकता है? तो क्या प्रॉफिट हो सकता है। पर ठीक है, क्वेश्चन में जब हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग कि क्वेश्चन के जो फेयर वैल्यू है उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ? बुक वैल्यू बोल रहा हूँ। क्लियर? आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन 14। अ कंपनी एंजॉइंग द माइनिंग राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years and paid license fees for rupees 100 crore. Following is the pattern of expected production over the period and expected net operating cash flows. Production दे दिया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो दे दिया है। गिव योर एडवाइस ऑन द अमोटाइजेशन ऑफ द राइट्स। फ्रेंड्स एक्चुअली चेक करो तो आपको यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं, प्रोडक्शन टन्स में अमोटाइज करके आते हैं। आंसर इज नो। आपको जो भी अमोटाइज करना है वो कौन से रेशियो में करना है? तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के रेशियो में।
100 करोड़ रुपीज़ को आप सिंपल वो रेशियो में अमोटाइज कर दोगे। मेहनत वाला काम है, बाकी दिमाग का कुछ काम नहीं है। क्लियर? तो सिंपल अगर यहाँ पे टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ अमोटाइजेशन ऑफ लाइसेंस तो कैसे होगा देख लेना। फ्रेंड्स आप कॉलम बना दो, 3 कॉलम। एंड ऊपर लिख दो ईयर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फाइनली अमोटाइजेशन। क्लियर? ईयर में लिख दो 1 to 10। कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप देख के कॉपी लगाना है। 250, 375 एंड 600। 250, 375 एंड द 600। एंड यहाँ पे चेक करो तो 600 के बाद इन एवरी ईयर आपको कितना दिया है? 750। क्लियर? आप टोटल करोगे 750 इंटू 7 बिकॉज 7 साल में सेम था, प्लस 250 प्लस 375 प्लस 600, तो आपका टोटल होगा कितने का? 6475। रिपीट कर दो एक बार, 750 इंटू 9 सॉरी 750 इंटू 7 प्लस 250 प्लस 375 प्लस 600, आपका आंसर होगा 6475। एंड चेक कर दो आपके पास कितने रुपीज़ के टोटल इंटेंजिबल असेट था? 100 करोड़ का था। 100 करोड़ के इस रेशियो में आपको अमोटाइज करना है। 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 6475। तो करो फ्रेंड्स, 100 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 6475, आपका आंसर आएगा 3.86। यहाँ पे 100 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 6475, 100 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 6475, तो आपका आंसर होगा 5.79। यहाँ पे करोगे 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 6475, 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 6475, एंड अगर आप करोगे तो आपका आंसर होगा 9.27। एंड लास्ट 100 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 6475, 100 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 6475, अगर आप करोगे तो आपका आंसर होगा 11.58। एवरी ईयर में आपको सेम आंसर, बिकॉज फ्यूचर कैश फ्लो भी सेम था, तो आपका आंसर भी सेम ही रहने वाला है। कितना? 11.58। क्लियर? बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना जैसा नहीं था। आगे जाए, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग 2015 टू डेवलप प्रोड्यूस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड उसके लिए आपको बहुत सारे खर्चे दिख ले। कौन कौन सा है? सबसे पहला लिखा है कंप्लीशन ऑफ अ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन, दूसरा लिखा है कोडिंग एंड टेस्टिंग टू चेक फिजिबिलिटी, तीसरा लिखा है अदर कोडिंग कॉस्ट, चौथा लिखा है टेस्टिंग कॉस्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट मास्टर एंड ट्रेनिंग मटेरियल, सिक्स डुप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मास्टर, एंड सेवंथ इज द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? एक एक चीज देखते हैं एंड ये देखते हैं कि हमारा रिसर्च का है कि डेवलपमेंट का है। रिसर्च का होगा तो उसको पीएनएल में डेबिट कर देंगे, डेवलपमेंट होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखें। अब मेरे साथ 3 कॉलम बनाओ, उसमें फर्स्ट नंबर की कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना।
क्लियर, टाइटल लगा दो पार्टिकुलर्स, कैटेगरी एंड अमाउंट। क्लियर, एक एक चीज आराम से देखने का, आपको मुझे बताने का कि रिसर्च है कि डेवलपमेंट है। सबसे पहला लिखा है कंप्लीशन ऑफ अ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन 25 लाख। तो पहले यहां पे एक बार लिख लूं मैं, कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन, एंड आपको अमाउंट में लिखा है 25 लाख। आप मुझे बता दो ये 25 लाख का क्या हुआ, रिसर्च हुआ कि डेवलपमेंट हुआ? फ्रेंड्स लॉजिक समझो, अभी तो कहने से आपका डिजाइन बन रहा है, एंड अगर डिजाइन बन रहा है मतलब अभी क्या चल रहा होगा, रिसर्च चल रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पे कैटेगरी में मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरे लिए कौन सा फेज है, तो ये मेरे लिए रिसर्च का फेज है। दूसरा चीज चेक करें, सेकंड आपको क्या दिखा है, कोडिंग एंड टेस्टिंग टू चेक एस्टैब्लिश, सॉरी कोडिंग एंड टेस्टिंग टू चेक फिजिबिलिटी, कितने रुपीस दिया है, 20 लाख। तो यहां पे लिख रहा हूं कोडिंग एंड टेस्टिंग टू चेक फिजिबिलिटी, एंड वो कितने रुपीस का खर्चा बोला है, तो आपको बोला है 20 लाख का खर्चा। फ्रेंड्स अभी तो आप फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, मतलब आपको पता है ही नहीं कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो आपका फिजिबिलिटी चेक हो रहा है। अगर फिजिबिलिटी चेक हो रहा है तो फ्रेंड्स ये भी आपका कौन सा फेस हो गया, तो ये भी आपका रिसर्च का फेस हो गया। तीसरा, दैट इज नथिंग बट अदर कोडिंग कॉस्ट 42 लाख। अदर कोडिंग कॉस्ट मतलब कहने से आपका सब कुछ फिजिकल मतलब आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाने के बाद का खर्चा है। एंड अदर कोडिंग कॉस्ट का खर्चा कितना था चेक करो, तो अदर कोडिंग कॉस्ट का खर्चा था आपका 42 लाख रुपीस का, तो वो 42 लाख ये फ्रेंड्स कौन सा हो गया, डेवलपमेंट का फेस हो गया। एंड अगर फ्रेंड्स डेवलपमेंट का फेस हो गया तो सिंपल आप उसको क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। चौथा चेक करूँ तो आपको क्या लिखा है, टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कब बनता है, तो टेस्टिंग आपका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद बनता है, तो ये आपका होता है, मतलब ये भी आपका कौन सा फेस हो गया, डेवलपमेंट का ही फेस हो गया 12 लाख का, उसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। टेस्टिंग कॉस्ट, एंड वो टेस्टिंग कॉस्ट था आपका 12 लाख, एंड 12 लाख के सामने भी आप लिख सकते हो ये कौन सा फेस है, तो ये आपका डेवलपमेंट का फेस है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया है, दैट इज नथिंग बट आपको दिया है प्रोडक्ट मास्टर एंड ट्रेनिंग मटेरियल। ये प्रोडक्ट मास्टर एंड ट्रेनिंग मटेरियल जो होगा वो 13 लाख रुपीस आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर एंड ट्रेनिंग मटेरियल, कितना रुपीस बोला था, 13 लाख। और अगर ये 13 लाख है तो ये कौन सा हुआ, डेवलपमेंट। क्लियर, ये आपका मेन पार्ट है जो आप बेचने के लिए नहीं हो, जस्ट एक डेमो पीस के लिए रखा है। कोई भी आएगा तो उसको एज ए डेमो पीस के लिए बताओगे तो आपके लिए वो इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट अगर करोगे डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मास्टर। क्लियर, आपने उसमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डुप्लीकेशन बनाए, जो आप डुप्लीकेट हर एक थोड़ी डेमो के लिए रखोगे, वो डुप्लीकेट तो क्या करोगे, बेचने वाले हो, तो सिंपल यहाँ पे वो तो आपके लिए इन्वेंट्री हुआ। क्लियर, अगर इन्वेंट्री हुआ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डुप्लीकेशन फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, एंड उसका कितने रुपीस का बोला था, 40 लाख। तो 40 लाख तो कहना हिसाब के लिए इन्वेंट्री हुआ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। एंड लास्ट में आपको बोला था दैट इज समथिंग बट आपका पैकिंग मटेरियल, एंड आपका पैकिंग मटेरियल आपको कितना बोला था, 11 लाख, वो भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट हुआ। तो यहां पे लिखते हो पैकिंग मटेरियल 11 लाख, एंड वो भी आपके लिए कौन सा पार्ट हुआ, इन्वेंट्री का। क्लियर, अब मैंने कैटेगरी कर दिया, अब आपको अकाउंटिंग आना चाहिए। एंड अकाउंटिंग के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ रिसर्च फेस, एंड रिसर्च फेस के लिए आपने टोटल कितने रुपीस का खर्चा किया वो चेक कर लो। तो पहले दो वाले रिसर्च थे 20 + 42 लाख, तो सिंपल ये मेरा टोटल 62 लाख रुपीस का खर्चा था। एंड आपको याद कर लो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में मैंने करवाया था कि रिसर्च फेस के लिए जो भी खर्चा करोगे वो आप डेबिट कहाँ पे कर दोगे, डेबिटेड टू P&L। क्लियर, दूसरा चीज चेक करो, दैट इज नथिंग बट आपके लिए डेवलपमेंट फेस होगा। डेवलपमेंट फेस में आपने टोटल कितना खर्चा किया है, तो ऊपर डेवलपमेंट चेक करो, 42 + 12 + 13
42 प्लस 12 प्लस 13, टोटल फ्रेंड्स कहने से हमने 67 लाख रुपीस का खर्चा किया है। एंड वो 67 लाख रुपीस का खर्चा हम क्या कर देंगे, वो 67 लाख रुपीस के खर्चे को हम क्या करने वाले हैं, तो क्या कैपिटलाइज करने वाला है। एंड बाकी का 2 मेरे लिए इन्वेंट्री था, एंड वो इन्वेंट्री फ्रेंड्स कितने रुपीस का था, 40 प्लस 11, टोटल आपका 51 लाख रुपीस का इन्वेंट्री था। एंड वहाँ पे आपका कौन सा एप्लीकेबल होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। डन। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड इज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर परचेस ऑफ अ टेक्निकल नो हाउ फॉर ₹50 crore for the life period of 4 years for production of 300 cc motor bike. The estimated production was as under, प्रोडक्शन आपको दे दिया है 4 साल के लिए। For the first year company has achieved its target and production but revised the estimate for the next 3 years are as under. How the technical fees to be amortized? Should it be considered as an expense or it will form part of the cost of production? क्लियर। आपको सिंपल उसका अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके देना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पर यस, 1 साल के बाद आपका क्या हो रहा है, एस्टिमेट चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 16, ओरिजिनल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 4 years। तो क्लियर, पहले 4 साल का आपको प्रोडक्शन का डेटा दे दिया है। 2500, 5000, 7500 एंड 10000। 2500 प्लस 5000 प्लस 7500 प्लस 10000। तो सिंपल चेक करो, 2500 प्लस 5000 प्लस 7500 प्लस 10000। यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका टोटल प्रोडक्शन होगा 25000। क्या दिया, यूनिट्स दिया है ना, हाँ 25000 यूनिट्स होगा। तो सिंपल यहाँ पे 25000 यूनिट्स लिख देते हैं। सो अमोर्टाइजेशन फॉर दी फर्स्ट ईयर अगर आप चेक करोगे, चेक करो आपने कितना रुपीस का नो हाउ के पीछे खर्चा किया था। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ कि नो हाउ के पीछे आपने टोटल 50 करोड़ का खर्चा किया था। तो 50 करोड़ में से मैं आज फर्स्ट ईयर में अमोर्टाइज कर देता हूँ, कितना, 50 करोड़ इंटू 2500 फर्स्ट ईयर का, एंड डिवाइडेड बाय मुझे लग रहा है कितना, 25000। तो सिंपल फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ रुपीस का क्या कर देने का, अमोर्टाइजेशन कर देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स हम चेक करें बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो कहना से आपका फर्स्ट ईयर के एंड में, अच्छा ये चेक कर लेना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में, फॉर द फर्स्ट ईयर द कंपनी हैज अचीव्ड इट्स टारगेटेड प्रोडक्शन बट रिवाइज एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट 3 years आर एस अंडर। क्लियर। तो सिंपल आपको यहाँ पे बुक वैल्यू अगर निकालना है तो बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर आपको कितना मिल जाएगा, 45 करोड़ रुपीस मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो 45 करोड़ बचा, क्लियर, एंड 45 करोड़ को आप कौन से रेशियो में अमोर्टाइज कर सकते हो, 3500, 6500 एंड 8000। ये जो लोग करेंगे उसका आंसर गलत। क्यों गलत, क्वेश्चन में पढ़ने जैसा है। क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट ईयर द कंपनी अचीव्ड इट्स टारगेटेड प्रोडक्शन बट रिवाइज द एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट 3 year आर एस अंडर। और ये जो आपको दिया है ना पहले वाला, वो आप जिस दिन आपने अक्वायर किया था उस दिन का है। तो पहले तो आपका फर्स्ट ईयर का जो आपने 5 करोड़ कैलकुलेट करके रखा है, वो 5 करोड़ भी आपके लिए क्या हो जाएगा, तो क्या गलत हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना था, जो आपका प्रोडक्शन है फर्स्ट ईयर का 2500 को एज इट इज रखना है, एंड बाकी के 3 साल में आपको जो न्यू लेटेस्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के लास्ट डे में ही आपको पता था कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपका क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो समझो, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने जैसा था ही नहीं, मैंने इसीलिए आपको ये करवाया कि अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। एंड अगर सिंपल मैं अगर 3 कॉलम का टेबल बनाऊं तो आपका क्या हो रहा है, ये रहा मेरा ईयर, ये रहा आपका प्रोडक्शन, एंड फाइनली यहाँ पे मेरा आ जाएगा कौन सा, दैट इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन। फर्स्ट ईयर में 4 साल लिख दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ईयर में आपका 25 हो गया, उसी दिन आपको पता है कि सेकेंड ईयर में 5000 नहीं होने वाला है, 3500, 6500 एंड 8000 होने वाला है। 3500, 6500 एंड द 8000 आपका होने वाला है। अब क्या करोगे, 2500 प्लस 3500 प्लस 6500 प्लस 8000, टोटल आपको लग रहा है आपका 20500 ही होगा। एंड अगर आप अमोर्टाइज करो
50 करोड़ इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 20,500 करोड़, 50 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 20,500 अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.1 करोड़, 6.097 आएगा, पर उसको मैं क्या कर देता हूँ 6.1 करोड़। दूसरे साल चेक करोगे तो 50 करोड़ इंटू 3,500 डिवाइडेड बाय 20,500, 50 इंटू 3500 डिवाइडेड बाय 20,500, तो आपका आंसर आएगा 8.54 करोड़। नेक्स्ट 50 इंटू 6,500 डिवाइडेड बाय 20,500, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 15.85 करोड़। एंड द नेक्स्ट लास्ट कर दे 50 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 20,500, तो आपका आंसर आएगा कितना 19.51 करोड़। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 16 दोनों साथ में लेके सॉल्व करना, तो आपका दिमाग प्रॉपर चलेगा वहां पे। कंटिन्यू करें, अगर कंटिन्यू करें हम तो क्या होगा, चेक करो आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म है, क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज समथिंग, बट आपका होमवर्क सेक्शन चालू हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड डेवलप्ड नो हाउ बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20 लाख। नो हाउ वॉज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 1 April 2009. Useful life of the asset is 10 years. From the year of the commencement of its use, the company has not amortized the asset till 31st March 16. Pass journal entry to give effect to the value of know-how as per accounting standard 26 for the year ended 31st March 2016. 2009 में नो आपने परचेस कर दिया था, उसके पीछे 20 लाख का खर्चा किया था, तो उसको आपको अमोटाइज करना था। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कोई भी असेट को मैक्सिमम 10 साल में आप अमोटाइज कर सकते हो। अभी तक आपने अमोटाइज किया ही नहीं है, मतलब कहने से 2009 से चालू करो, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, टोटल 7 साल का अमोटाइज करना बाकी है। पर एनम 2 लाख रुपए, 7 साल का 14 लाख रुपए का अमोटाइजेशन बाकी है। पर कहने से उसमें से 1 साल का तो करंट ईयर का ही है, पर 6 साल का 12 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर में आपका रिकॉर्ड करना बाकी रह गया था, उसको मैं मिस्टेक बोलूं, एंड इफ इट इज एन एरर तो कहने से आपका प्रायर पीरियड आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 होगा। 14 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करोगे, उसमें से 2 लाख का करंट ईयर का है एंड 12 लाख का कौन सा है, प्रायर पीरियड है। सिंपल एंट्री करके दिखाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रायर पीरियड आइटम डेबिट 12 लाख, डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं अच्छा है, उसको कैंसिल करके लिख दो। अमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट दैट इज समथिंग बट 2 लाख, टू नो हाउ 14 लाख रुपए। एंड आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ द 7 ईयर्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ द 7 ईयर्स मत रखो, उसको क्या कर दो, दैट इज समथिंग बट अमोटाइजेशन ऑफ द 7 ईयर्स कर देना चाहिए आपको। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 18, द कंपनी हैड स्पेंड ₹45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस। अंडरलाइन कर दो, फॉर द पब्लिसिटी एंड द रिसर्च एक्सपेंस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कस्टमर प्रोडक्ट which was marketed in the accounting year 15-16 but proved to be a failure. State how you will deal with the following matters in the accounts of you limited for the year ended 31st March 16. फ्रेंड्स, अपने 45 लाख रुपीज़ का मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी के लिए खर्चा किया है। इट्स एन ऑब्वियस के मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी का जो भी खर्चा करेंगे, जिस साल में खर्चा करें उसी साल के P&L में डेबिट हो जाएगा। आंसर मैं पढ़ रहा हूँ। इन द गिवन केस द कंपनी स्पेंड ₹45 lakhs फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट which was marketed but proved to be a failure. It is clear that in the future there will be no related further revenue or benefit because of the failure of the product. The accounting, according to AS 26 intangible asset, the company should charge the total amount of ₹45 lakh as an expense in the profit and loss account. And the last question check कर ले. A company with a turnover of ₹250 crore and an annual advertising budget of ₹2 crore had taken up the marketing of a new product. It was estimated that the company would have a turnover of ₹25 crore from the new product. The company had debited it to profit and loss account of total expenditure of 2 crore incurred on extensive special initiative advertisement campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company is correct? हाँ, एडवर्टाइजमेंट का कोई भी खर्चा हो चुपचाप डेबिट कहाँ पे कर देने का, P&L में आपकी कंपनी ने जो भी किया है वो परफेक्ट सही किया है। क्लियर। अगर मैं उसका आंसर पढ़ूँ तो अकॉर्डिंग टू AS 26 intangible asset, expenditure on an intangible item should be recognized as an expense when it is incurred unless it forms part of the cost of intangible asset. AS 26 mentions that expenditure on advertising and promotional activities should be recognized as an expense when incurred
In the given case, advertisement expenditure of rupees 2 crore had been taken up for the marketing of a new product which may provide future economic benefit to an enterprise by having a turnover of 25 crore. Here, no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized. Therefore, the accounting treatment by the company of debiting the entire advertisement expenditure of 2 crore to the profit and loss account is correct. उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. क्लियर? फाइनली हमारा AS 26 खत्म हो रहा है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.